तो इसका विश्लेषण करने के लिए, पूरे मामले को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ सीधे अमेरिका से मौजूद है, डेलावेयर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुक्तदर खान साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खान साहब, थोड़ा सा अपना हेडरूम और कम कर लें क्योंकि वो ज्यादा हो गया है। जो मैंने कहा कि केंट के इस्तीफे को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये एक छोटी सी घटना है, एक आदमी ने इस्तीफा दे दिया, राष्ट्रपति भी क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते और रमजान की मुबारकबादी इन एडवांस। देखिए सर, अगर देयर आर फॉलोअप्स, यानी अगर एक्सपेक्टेशंस है कि द नेक्स्ट पर्सन टू रिजाइन विल बी तुलसी गैबर्ड, तो अगर 2-3 ऐसे होते हैं बड़े रेजिग्नेशंस, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बिल्कुल हलचल मच गई है, देयर इज अ केओस एंड देयर इज कोलैप्स। लेकिन अभी तक 24 घंटे हो गए, वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग एल्स। अभी तो बेचारे जो केंट का कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो गया है ऑलरेडी, उसको एंटी सेमाइट वगैरह कहने लगे। तो जरा मैं आपको जो केंट के बारे में बता दूं कि उनके 2 चीजें हो रही। एक तो लोग कह रहे हैं कि ही वाज नॉट इम्पोर्टेंट, और वैसे भी वो मार्जिनलाइज हो गया था, जैसा कि वॉल्श जो पहला नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था डोनाल्ड ट्रंप का इस सेशन में, जिसको निकाल के यूएन के एम्बेसडर बना दिया गया। सो दिस चैप जो केंट नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर का इंचार्ज था, यानी ही वाज द नंबर 1 पर्सन इन्वॉल्व्ड इन काउंटर टेररिज्म, और उसके बॉस इस तुलसी गैबर्ड जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिज पोजीशन इज ऑन द सेम लेवल एज द डायरेक्टर ऑफ CIA, तो वो उस लेवल पे है। सो ही इज नॉट ऑन अ स्मॉल लेवल। और ये शख्स, आई मीन देयर आर रूमर्स एंड एसोसिएशंस के ये राइट विंग वाइट सुप्रीमेसिस्ट है और उनके साथ ये उठता बैठता था, बट एज अगर आप उनका बायो CV देखें तो ही इज अ हीरो। उसने 11 बार ड्यूटीज की है, 20 साल सोल्जर था, उसको 6 ब्रेवरी के मेडल्स मिले हैं। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो CIA में भी काम किया कई साल, एंड ही लॉस्ट हिज वाइफ इन सीरिया हु वाज आल्सो अ सोल्जर। तो द नैरेटिव ये है कि ही इज अ हीरो, वॉर हीरो, फॉट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, सैक्रिफाइस्ड इन द वॉर। हम यहाँ पे ब्लू स्टार फैमिलीज कहते हैं, जिनके फैमिलीज जो है सो मतलब मुल्क की सेवा, हाँ, कुर्बानियां देते हैं, उनको ब्लू स्टार फैमिलीज कहते हैं। So he is a blue star family holder. लेकिन उनका जो लेटर था, it is like 2 things जिसके वजह से it was quite a harmful for Donald Trump and this war. एक तो उसने साफ कह दिया कि there was no immediate imminent threat from Iran, यानी जिस वजह से ये जंग शुरू हुई वो वजह ही गलत थी। फिर दूसरी चीज उन्होंने कहा कि ये जंग सिर्फ इजराइल और इजराइल की जो अमेरिकन लॉबी है, एपैक, अमेरिकन लॉबी, उन्होंने लफ्ज एपैक यूज नहीं किया, अमेरिकन लॉबी के दबाव में आके डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग कर दी। यानी ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, ये इजराइल फर्स्ट पॉलिसी है, जो काफी लोग इंक्लूडिंग मैंने भी यहाँ पे अमेरिकन मीडिया में कहा भी है, लिखा भी है इसके बारे में। सो व्हाट ही हैज डन इज कि जो मैगा में जो एलीट मैगा है, उसमें जो रेवोल्यूशन हो रहा है ट्रंप के खिलाफ, उसका वो कहिए कि दिस वाज ऑफिशियल एक्सप्रेशन। तो हाँ, ये बात अभी भी सरप्राइजिंग है कि मैगा की जो पोलिंग हो रही है उसमें अभी भी डोनाल्ड ट्रंप इज गेटिंग वेरी हाई अप्रूवल रेटिंग्स, मतलब 75, 80, 90 तक चले जा रहा है अमंग रिपब्लिकन्स। वॉर के लिए सपोर्ट है, लेकिन कंडीशनल सपोर्ट है, विच मीन्स कि अगर कैजुअलिटीज बढ़ने लगे या 100, 200, 300 ऐसे अमेरिकन मरने लगे तो सपोर्ट फॉर वॉर विल डाई। लेकिन अभी तक तो सिर्फ 13 फैटेलिटीज हुए हैं, 200 इंजरीज हुए हैं। वो इंजरीज के बारे में छुपा कर रखी हुई है सरकार कि किस हाउ सीरियस दे आर, बट पीपल आर सेइंग कि मतलब उतना 13 फैटेलिटीज पे परेशान नहीं हो रही है पब्लिक एट द मोमेंट यहाँ पर। बट जो एलीट है मागा में, जैसा कि टक्कर कार्लसन है, मार्जरी टेलर ग्रीन है, ये लोग सब खुल के अब डोनाल्ड ट्रंप को अटैक कर रहे हैं। मेगन केली नाम की एक और, दे आर ऑल बिग सपोर्टर्स ऑफ मैगा, बिग सपोर्टर्स ऑफ ट्रंप, और वो कह रहे हैं कि हम ट्रंप को पहचान भी नहीं सकते, क्योंकि ट्रंप कहा था कि दिस वाज नो वॉर अगेंस्ट, नो रिजीम चेंज वॉर्स, नो वॉर अगेंस्ट ईरान, ये कई इस तरह की बातें। उसने कहा था कि पिछले प्रेसिडेंट्स बेखौफ थे, उनको नेगोशिएट करना नहीं चाहता थे, इसलिए वो जंग की बातें करते थे इन द मिडल ईस्ट वगैरह। अब ये खुद वही चीजें कर रहे हैं जो सो मागा आई थिंक हमने आपको जिसके लिए वोट दिया था आप उसका उल्टा कर रहे हैं। सो देयर इज अ रिबेलियन इन मैगा। और मैं थोड़ा तुलसी गैबर्ड के बारे में बता देता हूँ। तुलसी गैबर्ड
द मेन स्पाई, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, वो डेमोक्रेट थी, डेमोक्रेट से कांग्रेसमैन थी, शी इज आल्सो अ वॉर वेटरन। इनफैक्ट अभी एक फोटोग्राफ उसकी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो बॉडीज आते हैं ना अमेरिकन सोल्जर्स के, वो यहाँ डेलावेयर में हमारे कैपिटल में आते हैं, डोवर में एयरबेस में, वहां लैंड करते हैं। तो शी वाज देयर टू रिसीव देम एंड शी वाज इन मिलिट्री यूनिफॉर्म, अपने पुराने यूनिफॉर्म मरीन्स। So they are trying to hide because she is also projecting कि मैं तो हीरो हूँ, नेशनल हीरो। लेकिन तुलसी गैबर्ड ने ये जंग से चंद महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें उसने साफ कह दिया था कि ईरान इज नॉट बिल्डिंग न्यूक्लियर वेपन। 2003 साल से they are using the threat of building a nuclear weapon as a deterrent, not the weapon itself। और उसने कह दिया था साफ कि कोई इमिनेंट थ्रेट नहीं है अमेरिका को ईरान के तरफ से। तो she is already on record। तो अब क्या हुआ, she did not support जो केंट, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि जो केंट को फायर करने के ऑर्डर्स आ गए थे व्हाइट हाउस से, एंड तुलसी गैबर्ड रिफ्यूज टू फायर, उसने उसको फायर नहीं किया। तो मुझे कहता है जो केंट शायद तुलसी गैबर्ड को बचाने के लिए रिजाइन कर दिया, बिकॉज अगर ट्रंप बार बार फोन करते तो शी वुड हैव टू फायर हिम और ही वुड फायर तुलसी गैबर्ड। बट तुलसी गैबर्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है एक्स पर, इट इज वेरी क्लेवर, बहुत ही क्लेवर, इट्स टू क्लेवर फॉर ट्रम्प टू अंडरस्टैंड। उसने जो कंडेम नहीं किया और उसने ये भी नहीं कहा कि उसकी असेसमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, उसने कहा ट्रम्प ने बहुत ओवरवेलमिंगली इलेक्शन जीता है और इट इज ट्रम्प का ये हक है कि वो डिसाइड करे कि ईरान इमिनेंट थ्रेट है या नहीं है। हमारा काम है कि हम सारा जो इंटेलिजेंस है वो उनको दे देते हैं और वो डिसाइड करते हैं। सो शी पुश्ड इट ऑन टू हिम सेइंग इट इज हिज असेसमेंट, इट्स नॉट माय असेसमेंट। हालांकि ये नेट असेसमेंट जो इंटेलिजेंस वाले करते हैं, दे हैव टू टेल द प्रेसिडेंट कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू हैव टू डिसाइड नाउ टू डील डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली, इट इज अ थ्रेट। ये बात उसने नहीं किया और मागा वाले तो इमीडिएटली समझ गए कि व्हाट शी इज सेइंग एंड इट इज ऑल इन द ओपन, शी इज नॉट सपोर्टिंग ट्रम्प। तो 3-4 लोग ऐसे हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जो इस जंग के खिलाफ है। जेडी वैंस इज वेरी क्लियर अबाउट इट। अगर आप जाके देखें जेडी वैंस की जो लीक हुए थे ना, याद है हुतीस पे जो अटैक किए थे, तो उसमें तो कह दिया था कि व्हाई आर वी डूइंग अदर पीपल्स जॉब, ये हमारे इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है। अमेरिका का 10% भी तेल नहीं आता उस इलाके से। अब व्हाई आर वी ट्राइंग टू गो देयर एंड डू यूरोपियंस जॉब या फॉर इजरायलीज। तो जेडी वैंस इज टोटली आइसोलेशनिस्ट है और इस जंग में भी उसने खुलकर डिफेंड नहीं किया जैसा मार्को रूबियो ने किया है। तो अब वाइस प्रेसिडेंट है और पहले 6 महीने में ही वाज द हिटमैन ना। जिस तरह से उसने जेलेंस्की की बेइज्जती की थी वो जेडी वैंस ने किया था, याद है आपको, जो व्हाइट हाउस की फेमस मीटिंग है विद जेलेंस्की। सो ही वाज, उस जमाने में हम कह रहे थे कि जेडी वैंस इज इन द फ्रंट व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। बट एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जेडी वैंस इज द स्मार्टेस्ट इन दिस होल एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरे ख्याल से जेडी वैंस का जो चैलेंज है कि और 2 साल तक उसको विदाउट एलियनेटिंग मैगा, he has to make sure that he doesn't support stupid Trump policies। तो ये चैलेंज है उसको, ट्रम्प को सपोर्ट किए बगैर he has to somehow survive and not lose MAGA। तो फिर वो मार्को रूबियो को प्राइमरीज में हरा के he can be the president the next one। लेकिन उसको फ्रॉड के इंचार्ज में डाल के उसको भगा दिया फॉरेन पॉलिसी। डोनाल्ड ट्रम्प ने कल जेडी वैंस को कहा कि यू आर इन चार्ज ऑफ एलिमिनेटिंग फ्रॉड। जो पहले इलॉन मस्क करते थे वो वापस वो पोजीशन इनको दे दी है। एंड आई थिंक जेडी वैंस इज गोइंग टू बी हैप्पी बिकॉज अगर ईरान वॉर कोलैप्स होती है ना तो ही विल बी सेव्ड फ्रॉम ब्लेम। अगर ईरान वॉर में अमेरिका सक्सेसफुल होता है तो पूरा क्रेडिट तो ट्रम्प लेंगे ही, ना वो रूबियो को जाएगा ना जेडी वैंस को जाएगा। सो इन दैट सेंस आई थिंक ही इज प्लेइंग इट वेरी सेफ। लेकिन ऐसा कोई रिबेलियन inside the Trump administration अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन there are some congressmen, some senators। लेकिन जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो एलीट मैगा स्प्लिट हो गया है, प्रो इजराइल और आप कह सकते हैं प्रो अमेरिका। बट ये बताइए, अगर जेडी वैंस, दो बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के, एक तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और दूसरा जो इंटेलिजेंस चीफ, मतलब जो पूरा इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती तुलसी गबार्ड। अगर ये 2 लोग ट्रंप की ईरान पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है या सहमत नहीं है और उनके साथ नहीं है, तो ये ट्रंप के लिए कितनी
ट्रंप के लिए कितनी बुरी खबर है, मतलब, और इसका अमेरिका के लोगों पे क्या असर पड़ रहा? तो देखिए, जब अमेरिका की परसेप्शन में द बिगेस्ट टेररिज्म थ्रेट तो जिहादियों से है ना, इनको थ्रेट, तो उन मामले में तुलसी गैबर्ड और जो केंट वेर वेरी गुड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए, आप अमेरिका में बहुत जमाने से कोई ऐसा मेजर टेररिस्ट इवेंट नहीं हुआ है, विच मीन्स दैट दे आर डूइंग ए गुड जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग। आईसिस, अलकायदा दोनों बरकरार है, बट दे हैव बिकम कंप्लीटली इरेलेवेंट जहां तक वेस्ट का सवाल है। तो तुलसी गैबर्ड आई थिंक इज डूइंग हर जॉब वेल, लेकिन तुलसी गैबर्ड ऑन द ईरान इशू विच इज वेरी सरप्राइजिंग, वो शुरू से इस मामले में, तो मुझे लगता है कि दीज आर द अर्ली फोर रनर्स कह सकते हैं आप इन द मैगा मूवमेंट, हु वांट के अमेरिका की आजादी के लिए लड़ रहे हैं ये इजरायली कंट्रोल से। आप इनको इस तरह से दे आर फाइटिंग फॉर अमेरिकन फ्रीडम। तो आई थिंक तुलसी गैबर्ड इज इन फ्रॉम द बिगिनिंग, बट शी वाज वेरी केयरफुल। जो केंट खुल के सामने आ गया है। अब टक्कर कार्लसन भी, तो मतलब आपको पता है टक्कर कार्लसन इज अफ्रेड के उसको शायद कल या परसों अरेस्ट कर ले, बिकॉज द CIA has launched an investigation against him, क्योंकि उसने ईरानियन से बात किया। और अभी ये जो हमारे सेनेटर हैं लिंजी ग्राहम साउथ कैरोलिना के, उसने तो कई बार कह दिया कि मैं तो कई बार इजराइल जाके नेतन्याहू को समझाया हाउ टू मैनिपुलेट ट्रम्प। उसको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं एज अ फॉरेन एजेंट, बट टक्कर कार्लसन को अरेस्ट कर रहे हैं, हु इज अ जर्नलिस्ट, जिसका काम है, जैसा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन, क्या आपको इसलिए अरेस्ट कर लिया जाए कि आप किसी फॉरेनर से बात करें? ये आपका जॉब है टू गेट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, दैट इज व्हाट टक्कर कार्लसन इज सेइंग। बट क्योंकि टक्कर कार्लसन इतना क्रिटिकल है, उसने इस वॉर को इविल एंड डिस्गस्टिंग कहा, ईरान की वॉर को, और ट्रम्प के बाजू बैठ के उसने ही वाज क्रिटिसाइजिंग दिस डिसीजन टू गो टू वॉर इन द व्हाइट हाउस। तो दीज आर इंपॉर्टेंट वॉइसेस। बट खान साहब, एक बात, हमारे दर्शकों को कुछ, शायद हमारे कुछ दर्शक होंगे जिनको टक्कर कार्लसन के बारे में इतनी जानकारी नहीं होगी कि व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। और इनफैक्ट अगर आप जितने भी इस वक्त अमेरिकन पब्लिकेशंस है, हर में ये अपने आप में बड़ी खबर है कि टक्कर कार्लसन ट्रम्प के साथ, ईरान पॉलिसी में उनके साथ नहीं है। Why he is so much talked about and why he being not with Trump is such a big news? देखिए, टक्कर कार्लसन फॉक्स न्यूज के वन ऑफ द टॉप 2, पहले CNN पे हुआ करते थे, ये काउंटर पॉइंट नाम का एक शो होता था जिसमें ही वाज द कंजर्वेटिव और रिपब्लिकन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद ये फॉक्स न्यूज पे आए एंड शॉन हैनिटी के साथ ही वाज द टॉप, और कई साल तक ही हैड द नंबर 1 शो ऑन फॉक्स। फिर उसके बाद इनको फायर कर दिया गया फ्रॉम फॉक्स, लेकिन उसके बाद से ही हैज कंप्लीटली टर्न। लाइक फॉर एग्जांपल, वो इस बात का पब्लिकली इकरार करता है कि हमने झूठी बातें किए टू जस्टिफाई द वॉर इन इराक, हम नियोकॉन एजेंडा को पुश करते थे वगैरह। सो ही हैज बिकम मोर रिलीजियस, आप कह सकते हैं कि ही इज बिकम मोर क्रिश्चियन, बट ही ऑल्सो बिकम ए ट्रूली अमेरिका फर्स्ट बंदे हैं ये लोग। तो टक्कर कार्लसन के 6-7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और आशुतोष जी, आपको ये सुन के हैरत होंगी कि अमेरिका के जो यूट्यूबर्स हैं मेरे अलावा बहुत पैसे बनाते हैं ये कंजर्वेटिव, जो जिनके पास मिलियंस ऑफ देखिए 6-7 मिलियन के करीब, कुछ 5 मिलियन कुछ व्यूअर्स हैं, लेकिन दे हैव बिग एंडोर्समेंट और एड्स। तो आप इन द एड आप देखेंगे बीच में वो एंडोर्स करता है, बाय गोल्ड, जैसा मेगन केली कहती है वगैरह। तो बिलीव इट और नॉट, दे आर मेकिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो फॉर एग्जांपल, जो चार्ली कर्क का शो था, तो एक प्रो इजरायली बिलियनर ने उसको $150 मिलियन ऑफर किए थे टू चेंज द वे ही टॉक्स अबाउट इजराइल, सिर्फ इसके लिए बस। और टक्कर कार्लसन को खुद एक PBD नाम का एक ईरानियन अमेरिकन शो रन करता है, PBD, उसने टक्कर कार्लसन को कहा अपना चैनल बंद करो, मैं तुमको $100 मिलियन देता हूं, तनख्वाह मेरे पास आ जाओ। यानी ही विल बी, जैसा कि आप कभी 4 लोगों को शो करते हैं ना, बट यू डोंट, दे आर नॉट योर एम्प्लॉइज, वी आर योर गेस्ट। लेकिन यहाँ पे बाद लोग दे टेक बिग वॉइसेस और इंटीग्रेट कर लेते हैं उनकी ऑडियंस को और उनको बहुत पैसे देते। तो टक्कर कार्लसन की क्राउड वुड हैव गॉन टू हिज चैनल, बट ही वुड हैव गॉट अ पे ऑफ $100 मिलियन पर ईयर। तो आप समझिए कि कितना पॉपुलर है टक्कर कार्लसन। वो ट्रम्प को रोज ट्वीट करता है, जब भी ट्रम्प उसको फोन करता है, अभी भी ट्रम्प उसका फोन उठा लेते हैं, जब वो व्हाइट हाउस जाना चाहता है, ही
जब वो डीसी आता है वो व्हाइट हाउस आ जाता है। सो ही इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मैगा वॉइस। बास लोगों को ये शक है कि ही इज रनिंग फॉर प्रेसिडेंट क्योंकि वो बहुत अमीर आदमी भी है, बट ही, मार्जरी टेलर ग्रीन, मेगन केली, ये बड़े बड़े बहुत बड़े, मेगन केली भी फॉक्स की चैनल की, शी वाज वेरी प्रोमिनेंट, शी इज आल्सो मैगा। तो ये बहुत प्रो ट्रम्प हैं, लेकिन दे आर आल्सो नॉट प्रो इजराइल। दे आर सेइंग कि अमेरिका फर्स्ट होनी चाहिए, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प बेसिकली दे आर डिसअपॉइंटेड विद डोनाल्ड ट्रम्प, क्योंकि जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा था सर, उसको तो हम भूल ही गया है ना ट्रम्प ने। अब ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब पता नहीं क्या कर रहा है। दैट इज द इश्यू फॉर देम, बिकॉज दे थॉट कि ये लास्ट चांस है कि जो बेसिकली एक लाइन में बता सकता हूं कोई मागा वाले चाहते क्या है। दे वांट टू मेंटेन अमेरिकन डोमिनेंस अब्रॉड एंड व्हाइट डोमिनेंस एट होम, व्हाइट क्रिश्चियन डोमिनेंस एट होम, ये चाहते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप, उनको ऐसा लग रहा है कि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो क्या ये परसेप्शन अमेरिका में बहुत स्ट्रांग हो गया कि ट्रंप दरअसल इजराइल के कहने पे, नेतन्याहू के कहने पे चल रहे हैं? जी हाँ सर, इनका इंटरेस्ट सर्व कर। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े शो पे था, एनपीआर पे, और एक मेजर न्यूज़पेपर चेन के लिए आर्टिकल लिखा, और उसमें मैंने ये साफ कह दिया कि दिस इज नॉट अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, दिस लुक्स लाइक इजराइल फर्स्ट। वो एडिटर ने उसका जिक्र तक नहीं किया। अगर आज से 3 महीने पहले मैं भेजता वही लाइन, तो वो मेरे को फोन करके कहता भाई तुम ये ईमेल भी ना करें, इतना डरते हैं इजराइल लॉबी से। बड़े बड़े रिपोर्टर्स गायब हो गए हैं सर, सिर्फ एक सवाल, एक चीज कहने के लिए। पब्लिक का करियर हैव बीन डिस्ट्रॉय। लाइक फॉर एग्जांपल, आई कैन नेवर गेट ए जॉब जिसमें कॉन्फर्मेशन हियरिंग होती है, क्योंकि मैंने काफी क्रिटिसाइज किया है इजराइल को, वहीं पे मर जाएगी, इट इज इम्पॉसिबल। बट दीज पीपल आर चेंजिंग इट, बिकॉज ये जो यूट्यूब के वजह से दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन, यूट्यूब और एक्स, ये दोनों चैनल्स के वजह से दे हैव डायरेक्ट कनेक्शन विद द पब्लिक, दे हैव ए ह्यूज फॉलोइंग। और ट्रंप को इनकी मदद चाहिए, क्योंकि दे ब्रिंग द वोटर्स टू द वोट। देखिए, जब जो वोटर मोबिलाइजेशन होता है ये लोग करते हैं, और जो मेन स्ट्रीम चैनल्स आर सो क्रिटिकल ऑफ ट्रम्प कि ही नीड्स द नॉन मेन स्ट्रीम चैनल टू डिफेंड हिज पॉलिसीज, के दूसरी चीजों पे मेगन के लिए डिफेंड करती है, तारीफें करती है, इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर, टैरिफ की भी उन्होंने सपोर्ट किया है। सो कार्सन ऑल्सो सपोर्ट्स हिम ऑन एवरीथिंग एल्स एक्सेप्ट ये मिडिल ईस्ट फॉरेन पॉलिसी। तो मुझे लगता है कि विद इन द रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट और कंजर्वेटिव, एक ऐसा, जैसा कि डेमोक्रेट्स भी दो है ना, एक प्रोग्रेसिव है, एक नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी बाइडन और एओसी और बर्नी सैंडर्स वाले, ठीक है। और दूसरी तरफ मैगा रिपब्लिकन्स में एक जो इजरायली कंट्रोल में है और जो इजराइल के कंट्रोल के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दिस इज द स्प्लिट इनसाइड द कंजर्वेटिव मूवमेंट कह सकते हैं, जो सामने नजर आ रहा है। बट तो फिर ये भी चर्चा का विषय होगा कि आखिर ट्रंप नेतन्याहू का एजेंडा क्यों सर्व कर रहे हैं? ये चर्चा का विषय है, क्योंकि अमेरिका ने, ट्रंप ने तो कभी नहीं बताया क्यों जंग के लिए कूद पड़े। देखिए सर, कभी बताया ही नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अमेरिका में एक मूवमेंट है कॉल्ड क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट, जो बाइडन भी थे, बहुत फखर से कहते थे कि आई एम नॉट ए ज्यू बट आई एम ए ज़ायनिस्ट। तो ये जो क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है, इनकी जो थियोलॉजी है बहुत ही अजीब थियोलॉजी है, जिनकी जो इंटरप्रिटेशन है बाइबल की। तो वो समझते हैं कि इजराइल मुल्क अगर एक जेनोसाइड करता है, जिसको ये आर्मागेडन कहते हैं, वो आर्मागेडन के बाद ही ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे दुनिया को। तो उनके आने के लिए दे हैव टू प्रोटेक्ट इजराइल। तो ये जो लॉबी है, दे आर ऑल्सो वेरी एंटी सेमिटिक, क्योंकि आप तो जानते हैं मैं तो शराब वराब पीता नहीं हूं, तो मैं मजाक से कहता हूं, इन अमेरिका इट इज माई एक्सपीरियंस दैट एंटीसेमिटिज्म इज 2 beers away। तो जब भी मैं मिलता हूं, डेमोक्रेट से मिलूं या रिपब्लिकन से मिलूं, मैं तो पीता नहीं हूं, 2 बियर पीते हैं, देन दे थिंक कि क्योंकि मैं मुस्लिम हूं, मेरे से जरा खुल के बात करते हैं वो अबाउट इजराइल। एंड आई एम सो सरप्राइज कि पब्लिक में तो आप, पार्लियामेंट में, कांग्रेस में, पब्लिक में तो आप इतना प्रो इजराइल बातें करते हो, यहाँ 2 बियर के बाद मेरे सामने खुल के कहते हैं कि दिस कंट्री इज इविल, इट इज डोमिनेटिंग। So it is very strange that some of the biggest supporters of Israel are also very anti-Semitic. They hate Jews basically because they are Jews.
तो वो जो टेंशन है उसको इजराइल और इजरायली लॉबी ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया टू द एडवांटेज ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इजराइल को जो एड मिलती है वो सिर्फ $4 बिलियन नहीं है, जो प्राइवेट एड जाती है ना, आपको पता है हम जितना भी पैसे देते हैं वो टैक्स एग्जेम्प्ट होता है, तो इजराइल को लिटरली 3, 4, 5 बिलियन तो खाली पब्लिक की तरफ से जाते हैं, फिर इवेंजेलिक के उसकी तरफ से दे समथिंग कॉल्ड एम्बेसी ऑफ जेरूसलम जो शायद $2 बिलियन हर साल इजराइल को देता है टू एक्सपैंड सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक। इस तरह के तो तकरीबन 10-15 बिलियन के करीब अमेरिका से शायद पैसे जाते हैं ओवरऑल पब्लिक एंड प्राइवेट टू इजराइल। तो दे आर बिगिनिंग टू सी के इसकी कीमत हमको बहुत अदा करना पड़ा पोस्ट 9/11। तकरीबन 6-7 हजार अमेरिकन मारे गए इन इराक एंड अफगानिस्तान, $6-7 ट्रिलियन खर्च हो गए, डेट बढ़ गया अमेरिका का, अमेरिका के खिलाफ एंटी अमेरिकनिज्म रेजिस्टेंस बढ़ गया है, एंड दे वांट कि भाई इंटरनल बिल्डिंग, दे वांट अमेरिका टू इन्वेस्ट इंटरनली नॉट एक्सटर्नली। देखिए मैं डेलावेयर से आता हूं, हमसे ज्यादा पैसे इजराइल को जाते हैं, हम स्टेट हैं, वो स्टेट थोड़ी है, राइट? तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्टेट्स में बहुत जरूरत है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर ये जो जंग की बातें कहते हैं ना, इतने पैसे इन्होंने पहले दिन $6.5 बिलियन खर्च हो गए, उसके बाद पहले हफ्ते में $11.5 बिलियन। अगर हमको वो $500 मिलियन दे देना हमारी यूनिवर्सिटी को, तो हम पूरा स्टेट को फ्री में पढ़ाएंगे, पूरे स्टेट को। कैन यू इमेजिन दिस? वो $500 मिलियन एंडाउमेंट से वी कैन एलिमिनेट ट्यूशन फीस फॉर ऑल डेलावेरियंस इन डेलावेयर, वी आर द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द स्टेट। तो मुझे हैरत होती है कि व्हाई कांट दे डू दिस। और जो अमेरिका में पिछले 15-20 3-4 महीने से जो सरकार रुकी हुई है, अभी भी थोड़ा सा बंद है, बिकॉज रिपब्लिकन्स आर रिफ्यूजिंग टू फंड सब्सिडीज फॉर हेल्थ केयर फॉर ओल्ड पीपल, जो सिर्फ $30 बिलियन है। वो कह रहे हैं खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन आप 30 बिलियन तो 30 दिन में खर्च हो जाएंगे इस जंग में। तो पीपल हु आर सेइंग कि भाई आप किसके लिए जिंदा हो, अमेरिकन के लिए हो, ये सरकार या इजराइल के लिए हो? और व्हाट आर यू डूइंग इन द मिडिल ईस्ट? यू आर नॉट डिफेंडिंग इजराइल, यू आर फाइटिंग टू एस्टैब्लिश इजरायली हेजेमनी। तो क्या इजराइल को लेके अभी मैं एक सर्वे भी देख रहा था जहां ये कहा गया कि पैलेस्टीन को लेके अब ज्यादा सपोर्ट है और इजराइल को लेके सपोर्ट कम होता जा रहा पब्लिक में सर, बट अमेरिका इज नॉट अ डेमोक्रेसी इन दैट सेंस। इट इज एलीट मेक डिसीजंस व्हिच आर वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जांपल पिछले 2 साल से 70% ऑफ डेमोक्रेट्स आर अगेंस्ट द वॉर इन गाजा, लेकिन अमेरिकन डेमोक्रेट्स, शूमर को ले लें आप, द हाईएस्ट रैंक्ड डेमोक्रेट, वो तो कहता है मेरा जॉब ही है इजराइल को प्रोटेक्ट करना। तो ये जो पैसे लेते हैं ना एपैक से, जैसा कि कल इलेक्शंस हुए इलिनॉय में, तो 4 नए डेमोक्रेटिक प्राइमरीज हो रहे थे, तो 2 प्रो इजराइल और 2 एंटी इजराइल कैंडिडेट्स ने जीता है। तो तकरीबन $34 मिलियन के करीब एपैक और सपोर्टिव लॉबीज ने वहां पे खर्च किए हैं। मतलब ये न्यूयॉर्क टाइम्स में अभी पढ़ ले सकते हैं, इट इज ऑल ओपन क्लियरली कि किस तो 2 किस्म से वो पैसे खर्च करते हैं। एक, जैसा कि अगर आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो वो आपको पैसे लाके दे देते हैं, तकरीबन 4-5 मिलियन फॉर ईच कांग्रेसमैन। फिर आपके जो ओपोनेंट है उसके खिलाफ भी पैसे खर्च करते हैं वो खुद अपनी तरफ से। सो इट्स लाइक यू गेट डबल सपोर्ट फ्रॉम दैट। तो उन्होंने तो इट शोज के एपैक इज स्टिल इन्फ्लुएंशियल इन द डेमोक्रेटिक पार्टी, के दे आर स्टिल एबल टू, मतलब पैसे भी ले रहे हैं उनसे लोग और जीत भी रहे हैं। सो दे आर गोइंग टू हैव अ मिक्स्ड रिजल्ट इन द कांग्रेस। तो अभी भी इजराइल का बहुत इन्फ्लुएंस है। और मैं मजाक से कहता हूं कि भाई अगर शेयर्ड वैल्यूज हैं तो इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं? देखिए वी हैव शेयर्ड वैल्यूज, वी हैव नो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, राइट? आपको मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है टू कम एंड वर्क विथ यू। तो अगर इजराइल और अमेरिका के शेयर्ड वैल्यूज है, देन व्हाई इज एपैक स्पेंडिंग hundreds of millions of dollars in to share these values? जी, अगर ये वॉर ज्यादा खिंचती तो आप उसको कैसे पैन आउट होता हुआ देखते हैं? क्या ट्रंप के लिए वाकई में बहुत मुश्किल हो जाएगी, खुद उनका सपोर्ट बेस बहुत कम हो जाएगा और उनका पॉलिटिकल फ्यूचर खतरे में पड़ेगा? देयर आर 2 कंडीशंस सर। 2 कंडीशंस ये हैं कि वॉर खत्म ना हो कई महीने तक और फिर डोनाल्ड ट्रंप पुट्स बूट्स ऑन द ग्राउंड। 2 बार पीट हेगसेट से भी पूछा गया जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, और ट्रंप से कि आर यू गोइंग टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो उन्होंने साफ ये नहीं कहा कि नो नहीं कहा। सो दैट ऑप्शन इज बीइंग कंसीडर्ड। अभी 2500 नए मरीन्स को भेजा गया।
If he does that, then this is the Waterloo of Donald Trump. ये वही देखिए 20 साल जंग लड़ी अफगानिस्तान में, तालिबान वहीं के वहीं है, ना इराक में कोई प्रो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है, ना अफगानिस्तान में। सो मिलिटरीली जीता अमेरिका, पॉलिटिकली हार गया। बट अगर ईरान में ये फौजी जमीन पे डालते हैं ना, तो वहां मरना शुरू हो जाएंगे। वो जो सारे के सारे जो अमेरिकन मरे हैं इजराइल इराक में, दे वर किल्ड बाय सुलेमानी। वो जो IRGC के लीडर्स थी, IED की टेक्नोलॉजी, वो सारा ईरान से आ रहा था, वो सारा मसला। सो ये तो मतलब खुल के मारेंगे, खुशी खुशी मारेंगे वो ईरान में। इफ अमेरिकन सोल्जर्स गो, इट विल बी इजी फॉर देम टू हिट ना, मिसाइल वगैरह डिफेंड कर ले रहे हैं अमेरिकन अभी तक। सो दैट विल बी द एंड ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। नवंबर में आप बुरी तरह से हार जाएंगे रिपब्लिकन पार्टी के लिए भी, और मुझे लगता है कि द रिपब्लिकन्स माइट ब्रेक अवे फ्रॉम हिम बिफोर द मिड टर्म इफ ही कंटिन्यूज टू फाइट द वॉर। और दूसरी चीज ये है कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। मेरा प्रेडिक्शन है कि अगर ये 4 महीने चल गई जंग, तो द ग्लोबल इकोनॉमी विल गो इन रिसेशन। आशुतोष जी, नेगेटिव ग्रोथ में आ जाएंगे ग्लोबल इकोनॉमी, महंगाई बढ़ जाएंगी, $150 हो जाएगा तेल की कीमत। यानी जंग से पहले 65 था, इट विल बी मोर देन 2.5 times दैट। तो सोचिए आप कितना बोझ। और तेल की कीमत से इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है। गैस से खाली आपकी कार का पेट्रोल नहीं, आपके अंडे भी महंगे हो जाते हैं, आपके दूध भी महंगा हो जाता है। सो इन दैट सेंस इफ दिस वॉर गोज ऑन, लेकिन ट्रम्प में एक क्या कहना चाहिए, चमत्कार वो कर सकते हैं कि कल सुबह उठ के कह सकते हैं वी वन एंड सो एंड वॉर। तो उसमें वो बच जाएंगे, लेकिन गल फंस जाएगा, बिकॉज ईरान छोड़ेगा नहीं। ईरान इज नॉट गोइंग टू एंड। ईरान अभी छोड़ेगा नहीं। तो अभी बहुत दिलचस्प निर्णायक मोड़ पर है इस वक्त ईरान का युद्ध, और उसमें अमेरिका और ट्रंप को ये तय करना होगा कि उन्हें कब युद्ध से निकलना है। सर एक बात मैं सवाल बता दूं, आपकी अगर आप कैजुअलिटी फिगर्स देखें अभी तक, 13 अमेरिकन, 17 इजरायलीज, तकरीबन 2000 ईरानियंस और 1000 लेबनीज और 21 गल्फ वाले मरे। सबसे ज्यादा फैटेलिटीज गल्फ में हो रही है, यानी वो जो 5-6 मुल्क हैं सऊदी GCC के सारे मुल्क। तो सो इन टर्म्स ऑफ लाइफ एंड इन टर्म्स ऑफ आई थिंक डैमेज, इजराइल का सबसे ज्यादा हो रहा है मटेरियल डैमेज, but the Gulf is suffering both in terms of life as well as in terms of infrastructure। और वो बंद नहीं होगा, ईरान वो बंद नहीं करेगा। ईरान बंद नहीं करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुख्तार खान साहब हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।